अमेरिका में 1950s के दौरान एड वैरन और लॉरेन वैरन नाम के एक कपल रहता था। इनमें से एड वैरन एक सेल्फ थॉट डेमोनोलॉजिस्ट थे, यानी वो डेमोन्स, डेमोनिक पोजीशन, अन सुपर नेचुरल एंटिटीज जैसे इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करते थे। और उनकी वाइफ लॉरेन वैरन एक क्लेयरवॉयंट थी, मतलब वो स्पिरिट्स को देख सकती थी और किसी भी प्लेस पर हुई पास्ट इवेंट्स को देख सकती थी, लाइक सुपर नेचुरल ह्यूमन। तो ये हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर 1950 से 1990s के बीच कुछ बहुत ही हॉन्टिंग इवेंट्स पर इन्वेस्टिगेशन की। और इस प्रोसेस में उन्होंने अपने हर केस की डिटेल्स नोट करके रखी, जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, फोटोज या वहाँ असली में क्या हुआ। ऐसे बहुत सी केसेस के नोट्स उनके पास थे। इन सबको मिलकर वैरन्स फाइल्स कहते हैं। 1970s में हुई एनाबेली डॉल की इन्वेस्टिगेशन इन्होंने ही की थी। 1971 की पेरन फैमिली हॉन्टिंग यानी 2013 में रिलीज हुई द कंजूरिंग मूवी की रियल स्टोरी, वो भी इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। इनफैक्ट कंजूरिंग सीरीज देखने वाले सब लोगों के इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि अब तक का ये हर कंजूरिंग मूवी इनकी ही इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड थी। और अब इनके करियर के सबसे फेमस केस स्मर्ल हॉन्टिंग द कंजूरिंग लास्ट रीड्स मूवी के नाम से रिलीज होने जा रहा है। लेकिन एक बात, मूवी में असली स्टोरी का सिर्फ 30 to 40% ही होता है, बाकी सब फिक्शन। पर इस वीडियो में हम इस केस की 100% डिटेल्स देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको हमारा नॉलेज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बिना देरी किए वीडियो में चलते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बानो इनसाइट। इस केस की डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टोरी किससे जुड़ा है, तो नाम याद रखने की कोशिश कीजिए। इन केस की फैमिली थी स्मर्ल फैमिली। इस फैमिली में टोटल 8 लोग थे। सबसे पहले जॉक स्मर्ल, इस घर के मुखिया, और उनकी वाइफ जैनेट स्मर्ल, और उनके 4 बेटियां थी। पहले बेटी डॉन, दूसरी हेथर, और तीसरी और चौथी बेटियां ट्विंस थी, जिनके नाम था शनोन और कैरिन। इनके साथ जॉक के पेरेंट्स जॉन एंड मैरी स्मर्ल भी रहते थे। ये लोग ओरिजिनली पेंसिल्वेनिया के विल्केस-बैरी सिटी में रहते थे। 1972 तक सब ठीक था, लेकिन 1972 में हरिकेन ने खासकर पेंसिल्वेनिया स्टेट को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया। स्टेट में हजारों घर डिस्ट्रॉय हो गए और उनमें स्मर्ल फैमिली का घर भी था। उनका घर और ज़्यादातर एसेट्स बर्बाद हो जाने से वो एक नए घर की तलाश में थे। 1973-74 के बीच उसी पेंसिल्वेनिया स्टेट के लुजरन काउंटी में वेस्ट पिटसन नाम के टाउन में उन्होंने एक घर मिला। थोड़ा सस्ता और उनके लिए अफोर्डेबल होने की वजह से उन्होंने वो घर ले लिया। ये घर एक डबल ब्लॉक हाउस था। देखने में ये एक ही घर लगा था, लेकिन ये एक डुप्लेक्स हाउस था। एक साइड जैक और जैनेट अपने 4 बेटियों के साथ रहते थे और दूसरी साइड जॉन एंड मैरी रहते थे। फैमिली में सब एक दूसरे के काफी क्लोज थे। जैक पहले नेवी में काम कर चुके थे और बाद में एक न्यूरो साइकियाट्रिक टेक्नीशियन भी रहे। लेकिन इस हरिकेन की वजह से न सिर्फ उनका घर बल्कि उनकी जॉब्स और इनकम सोर्स भी चला गया। अपने बची कुची सेविंग से ये घर खरीद कर उन्होंने एक टूल मेकर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। उनकी लाइफ में एक सेकंड चांस था। वो चाहते थे कि अब कुछ गलत ना हो, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक नरक में कदम रख रहे हैं और अपने साथ अपनी फैमिली को भी उस नरक में ले जा रहे हैं। ये घर भी हरिकेन के फ्लड से डैमेज हुआ था और इनफैक्ट ये बहुत ही पुराना घर था। जब उन्होंने इसे लिया तब ये बहुत ही खराब स्टेज में था, लेकिन अपने पेरेंट्स को साथ रहने के सोच से उन्होंने ये घर ले लिया। लेकिन इनके घर में एंटर होने से पहले ही यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो गई। जैसे मैंने बताया, ये घर बहुत पुराना और थोड़ा डैमेज्ड था, तो उन्होंने इसे रिनोवेट करना शुरू किया। उस प्रोसेस में घर के एक पार्ट को ठीक करके उस पर पेंट किया। नॉर्मली लोग पुराने घर पर एक साथ पेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ इसलिए पेंट किया, उस जगह पर वाटर स्ट्रेन्स आ रहे थे, तो वह पाइपलाइन ठीक करवाकर उन्हें गंदे स्ट्रेन्स को छुपाने के लिए पेंट किया। उसके कुछ दिनों बाद जब वो दूसरी साइड काम कर रहे थे तो पहले किया हुआ पेंट पील होना शुरू हो गया और वहाँ फिर से वाटर स्ट्रेन्स दिखने लगे। उन्होंने सोचा शायद पाइपलाइन फिर से लीक हो गया है और प्लम्बर को बुलाकर चेक करवाया, लेकिन उस वाल से जुड़े कहीं भी कोई वाटर लीक नहीं निकली। उन्होंने 2-3 बार चेक किया। वाटर लीक ना होने पर उन्होंने सोचा पेंट की क्वालिटी खराब होगी, तो पेंट वाले के पास जाकर कंप्लेंट की। उसने आकर देखा और अच्छा वाला पेंट दे दिया, लेकिन इसके बाद भी पेंट फिर से पील होने लगा और वो वाटर स्ट्रेन दिखने लगा। उन्होंने सोचा यह कोई अजीब प्रॉब्लम है, इसे बाद में देखेंगे। ये सोचकर उन्होंने बाकी घर को रिनोवेट किया। पूरा घर रिनोवेट हो गया, लेकिन इस एक पर्टिकुलर प्लेस पर वाटर स्ट्रेन्स अभी भी थे। बाद में एक एक्सपर्ट को भी बुलाया। उसने बताया कि पहले यहाँ जो फ्लड आया था
उस वक्त दीवारों ने बहुत पानी सोख किया होगा, इसलिए ये स्टेन्स इतनी जल्दी नहीं जा रहे हैं और पेंट भी निकल रही है। लेकिन जो क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया वो ये था कि पूरा घर पानी में डूबा था, तो स्टेन्स पूरे घर में ना आकर सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर ही क्यों आ रहे थे। खैर उन्होंने इस इश्यू को लाइटली ले लिया और 1974 के मिड तक वो इस नए घर में पूरी तरह मूव हो गए और इसके बाद असली इश्यूज शुरू हुई। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला 1974 टू 1978 के बीच हुई स्ट्रेंज इवेंट्स और दूसरा 1979 टू 1985 के बीच हुई इवेंट्स। पहले 1974 टू 1978 के बारे में देखते हैं क्योंकि ये मीडियम रेंज के स्ट्रेंज इवेंट्स थे। घर में मूव होने के दूसरे साल यानी 1975 में उनके घर में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स शुरू हुई। उनके घर का रेडियो अपने आप स्टेशंस बदलने लगता। घर में लाया हुआ एक नया टीवी आग पकड़ लेता और अजीब बात ये थी कि उन्होंने उसे प्लग इन भी नहीं किया होता था और ये एक बार नहीं हुआ, उसके बाद वो रिप्लेसमेंट में 2 टीवी लाए, उनके साथ भी यही हुआ। सिर्फ यही नहीं, प्लम्बिंग इश्यूज भी शुरू हो गए। कभी कभी आधी रात को अचानक टॉयलेट फ्लश हो जाता, कभी कभी लगता जैसे कोई दीवारों को जोर जोर से पीट रहा हो और कभी बाथरूम के डोर खोलने की कोशिश करते तो लगता जैसे कोई अंदर से डोर को रखा कर खड़ा है। डोर हिलता ही नहीं था और इसके बाद अंदर से स्क्रैचिंग नॉइसेस भी आती थी। फिर कभी कभी किसी के चलने की आवाज़ें और परछाई भी दिखती, मीन्स शैडोस। अब तक फैमिली ये सोचती थी कि ये घर थोड़ा ओल्ड है इसलिए ऐसा चीज़ें हो रही हैं, प्रॉपर रिपेयर से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 1979 से पूरा सीन रिवर्स हो गया। उनके पास एक डॉग था, जर्मन शेपर्ड ब्रीड का। उस डॉग ने अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया। अचानक घर के एक कॉर्नर की तरह देखकर भौंकने लगता और कुछ दिनों बाद उसने घर का कुछ रूम्स को पूरी तरह अवॉइड करना शुरू कर दिया। घर वाले कितना भी बुलाते वो उन रूम्स में एंटर नहीं करता। जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते तो उन पर अटैक कर देता, लेकिन रूम में नहीं जाता। एक दिन वो डॉग भौंक रहा था और भौंकते भौंकते अचानक उसने मौन करना शुरू कर दिया। फैमिली वाले देखने गए तो वो जमीन पर दर्द से करा रहा था। उसके बाल वहाँ दीवार से चिपके हुए थे। उन्होंने कुछ समझ नहीं आया। कुछ दिनों बाद उनके सामने ही वो डॉग जाकर जोर से दीवार से टकराया और वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसा किसी ने उस डॉग को उठाकर जोर से दीवार पर फेंका हो। ये देखकर उन्होंने समझ नहीं आया कि वहाँ क्या हो रहा है। ऐसा 2 बार हुआ। वो ये बात किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए। उसके बाद उस घर में अचानक बैड स्मेल, सड़ने की बदबू आकर चली जाती, यानी अचानक कुछ सड़ने जैसी स्मेल आती और जब तक वो ढूंढते कि स्मेल कहाँ से आ रहा है तब तक वो गायब हो जाती। फिर वायलेंट नॉइसेस भी शुरू हो गए। लगता जैसे कोई घर की सारी दीवारों को एक साथ हिला रहा हो। कभी कभी उन्हें लगता अर्थक्वेक आया है और घर से बाहर भाग जाते, लेकिन बाहर सब नॉर्मल होता। रात में अचानक लगता जैसे कोई डोर पीट रहा है। ओपन करने पर कोई नहीं मिलता। जो साउंड उन्हें सबसे ज़्यादा डरता था वो था कि दीवारों के अंदर से स्क्रैचिंग जैसी आवाज़ से। इसे वो बहुत डर गए और उन्होंने लोकल चर्च के फादर से कांटेक्ट किया। वो कैथलिक्स थे तो चर्च फादर ने लोकल प्रीस्ट को उनके घर भेजा। उन्हें आकर घर को ब्लेस किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद इवेंट्स और भी ज्यादा होने लगे। घर में फिजिकल अटैक्स शुरू हो गए और सबसे पहला टारगेट बनी जैक की वाइफ जैनेट। एक दिन वो बेड पर लेटी हुई थी तो उसे लगा जैसे किसी ने उस पर जोर से पकड़ लिया है। जब वो हिल नहीं पा रही थी तब उस एंटिटी ने उसे हर जगह टच किया और फिर उसने उसे रेप किया। इस पूरे टाइम में वो बेड से 1 इंच भी हिल नहीं पाई और चिल्ला भी नहीं सकी। लेकिन अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसे बेड से दूर फेंक दिया हो। दूसरा इंसिडेंट जैक के साथ हुआ। यहाँ भी सिमिलरली किसी ने जैक को हिलने नहीं दिया और उसे पकड़े रखा और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर जोर से मारा। वो दर्द से चिल्लाने की कोशिश करता, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। उसके बाद उस एंटिटी ने उसे काटा। इसके बाद उस एंटिटी ने घर के बच्चों पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। उनकी 4 बेटियां डॉन, हेथर, शैनॉन, कैरन को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें बेड से जोर से नीचे खींच रहे हो और गिरते ही उन्हें डोर के पास किसी का शैडो दिखता जो लाइट जलते ही गायब हो जाता। ये बहुत बार हुआ। इसके बाद उन्होंने अकेले सोने से बिल्कुल मना कर दिया। पूरी फैमिली साथ सोती थी। फिर जैक की मदर मेरी को भी एक ऐसा ही हॉन्टिंग एक्सपीरियंस हुई जिसे उन्हें हार्ट अटैक आ गया। फाइनली फैमिली और नहीं सहन पाई। उन्होंने लोकल चर्च जाकर अपना दर्द बताया तो चर्च फादर ने एड और लॉरेन वैरन को बुलाया। उनके आने से पहले लगभग 10 साल तक उस फैमिली ने उस घर में टॉर्चर झेला था। लॉरेन जब वहां पहुंची तो उन्होंने एक नहीं बहुत से स्पिरिट्स होने का फील आया।
उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वहाँ टोटल 4 एंटिटीज थी। पहली एक बूढ़ी औरत का गोश्त जो शांत रहती थी, दूसरी एक वायलेंट औरत का गोश्त, तीसरी एक आदमी की आत्मा जिसने कुछ साल पहले उस घर में सुसाइड किया था, और फाइनल मेन एंटिटी एक डेमोन था। और ये डेमोन ही बाकी तीनों गोस्ट को कंट्रोल करके फैमिली को टॉर्चर कर रहा था। जब एड ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्होंने बताया कि यहाँ का मेन डेमोन बहुत पावरफुल था। वो फर्नीचर और मिरर्स को शेक करता था और उन्हें डरा कर वहाँ से भागने की कोशिश करता था। एक बार तो उसने मिरर पर गेट आउट भी लिखा था। और उनके अकॉर्डिंग इन डेमोन्स का मोटिव था इन्फेस्टेशन, ऑपरेशन, पोजीशन अटेम्प्ट्स। मतलब पहले फैमिली का विश्वास तोड़ना, फिर उन्हें इमोशनली और फिजिकली ढका देना, और जब वो वीक पोजीशन में आ जाए तो उन्हें प्रोसेस करके उन्हें मेंटली ब्रेक डाउन करके टॉर्चर करके मार देना। यही उनका प्लान था। उन दोनों ने मिलकर एडवर्ड एंड लॉरेन वहाँ सुनाई देने वाली बहुत सी वॉइसेस को रिकॉर्ड किया, और जब उन्होंने प्रेयर शुरू की तभी वहाँ बहुत वायलेंटली फर्नीचर मूव होने जैसे इवेंट्स रिकॉर्ड हुई। कैमरा से नहीं, उन्होंने वॉइस रिकॉर्ड लिए और इवेंट्स को बुक में लिखा। इसके बाद एड और लॉरेन ने यह एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है बोलकर कैथलिक चर्च से ऑफिशियल एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने की पिटीशन डाली। लेकिन पहले कैथलिक चर्च ने मना कर दिया है, क्योंकि कैथलिक चर्च एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने से पहले साइकियाट्रिक और मेडिकल एवेल्युएशन करवाती है, और तभी असली सच सामने आया। न्यूयॉर्क स्टेट के बफेलो सिटी में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर पॉल कर्ट्ज ने इस केस पर रिसर्च किया। वो था कमिटी फॉर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्लाइम्स ऑफ द पैरानॉर्मल के चेयरमैन भी थे। उन्होंने कहा कि फैमिली जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सच नहीं है, वो सब डिल्यूजन्स, हेल्यूसिनेशंस या ब्रेन इंपेयरमेंट है। उन्होंने तुरंत साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वैरेंस ऑब्जेक्टिव या इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है और सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए ये सब कर रहा है। इतना ही नहीं, जैक्स मरल ने 1983 के एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्होंने अपने ब्रेन से पानी निकलवाने की सर्जरी करवाई थी। एलेनटाउन की साइकियोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट गॉर्डन के मुताबिक ये फैमिली अपने टेंशन्स का रीजन डेमोनोलॉजी यानी भूत प्रेत का मान रही है, इसीलिए वो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। फिर भी एड वारेन और उनकी वाइफ नहीं रुके। उन्होंने इस इंसिडेंट को एक नेशनल इश्यू बना दिया। उस टाइम मीडिया में हर जगह ये इंसिडेंट था, तो कैथलिक चर्च को रेस्पॉन्ड करना पड़ा। उस प्रोसेस में द रोमन कैथलिक चर्च के डायोसिस ऑफ स्कैटोनन कमिटी ने कहा कि यहाँ हो रहे इवेंट्स का रीज़न क्या है ये हमें अभी तक नहीं पता। सेंट बोनावेंचर यूनिवर्सिटी के थियोलॉजी प्रोफेसर अल्फोंसिस ट्रेबोल्ड ने भी कहा कि यहाँ डेमोनिक एक्सप्लेनेशंस की वजह नॉर्मल एक्सप्लेनेशंस ढूंढनी चाहिए, क्योंकि बहुत से चर्च फादर पहले ही वहाँ जाकर ब्लेस कर चुके थे और उनमें से किसी को भी वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हुई थी। लोकल लोगों से भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन तभी वैरेंस ने उस फैमिली से एक दूसरे ऑथर को उनकी स्टोरी सुनाकर एक बुक लिखवाई। उसके बाद ये इशू बहुत वायरल हो गया और कैथलिक चर्च ने वहाँ एक्सोर्सिज्म के लिए हाँ कर दी। पहले 3 छोटे एक्सोर्सिज्म किए गए, लेकिन इसके बाद भी फैमिली ने कहा कि वो डेमोनिक एक्टिविटी फील कर रहे हैं। तो 1989 में एक फुल सोलमन एक्सोर्सिज्म किया गया और इसके बाद उस फैमिली ने कभी वहाँ डेमोनिक एक्टिविटी फील नहीं की। वो लोग विल्केस-बैरी सिटी वापस मूव हो गए। उस घर में एक नई फैमिली आई और उन्होंने भी कभी भी डेमोनिक एक्टिविटी फील नहीं की। यहाँ आपको एक डाउट आ सकता है कि जब मेडिकल साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन हुई और चर्च फादर्स ने भी कहा कि वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, तो फिर उन्होंने एक्सोर्सिज्म के लिए परमिशन क्यों दी? इसका ऑफिशियल आंसर तो नहीं है, लेकिन मेन रीज़न हो सकता है उस फैमिली का साइकोलॉजिकल रिलीफ देना। मतलब अगर वो इतना स्ट्रांगली मान चुके हैं कि वहाँ डेमोनिक प्रेजेंस है, तो मेडिसिन से ज़्यादा उनके विश्वास ही उन्हें ठीक कर सकता था। आई थिंक इट्स साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में ये कहता था कि प्लेसिबो इफेक्ट। सो इसके लिए कैथलिक चर्च का एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना ज़रूरी था। लेकिन आज तक कैथलिक चर्च ने कभी ऑफिशियली ये स्टेटमेंट नहीं दिया कि उन्होंने वहाँ एक्सोर्सिज्म किया। वो हमेशा कहता है कि लोकल प्रीस्ट ने ही परफॉर्म किया था। तो फाइनल में आपको क्या लगता है, ये पूरी स्टोरी रियल थी या बोगस? मुझे तो ये डेमोनिक नहीं, उस फैमिली के साइकोलॉजिकल इश्यूज ही इसका कारण लगते हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में कीजिए। अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च वर्थ लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अंत तक देखने के लिए लव यू सो मच।